जो जीने की चाहत है वो नहीं होती कि कितने लॉन्ग टाइम तक जिए। थोड़ी गुंडई दिखाइए, कुछ कांड वांड करिए। किसी ना किसी चीज में फंस ही जाता था आचार्य जी। तो खूबसूरत फंदों में फंसना सीखो फिर से। बस फंदा इस लायक होना चाहिए कि फंसा जाए। भगत सिंह ने भी फंदा ही तो चुना था। थोड़ा मजा आए क्या, फिर उसके बाद शिकायत नहीं रह जाएगी कि जिंदगी रूखी है, बेरौनक है, जिया नहीं जाता। जीने की चाहत वो शायरी की बात है, उसका अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं। मुझे नहीं पता अब कल क्या होने वाला है। इस सवाल के बाद मैं मर जाऊं तो मैं तृप्त मरूंगा। पूरी जिंदगी बीत जाएगी पलक झपकते, और जीने का इससे प्यारा तरीका नहीं हो सकता। इससे और क्या प्यारी जिंदगी होगी कि पता भी नहीं चला मर कब गए। और इससे बड़ा वरदान नहीं हो सकता, क्योंकि समय का अनुभव आपको अगर हो रहा है तो इसका मतलब नर्क धड़क रहा है भीतर। नहीं तो बैठे बैठे बस टिक 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 सुनो, इंतजार इंतजार इंतजार। कभी इंतजार की कुछ मिल जाए, कभी कुछ टल जाए। आचार्य जी हार्दिक प्रणाम, नमन एवं अभिनंदन। आचार्य जी जिए कैसे, तो मेरे लिए तो सबसे कठिन यही था, क्योंकि जब शुरुआत से यही था कि जिनको अपना समझते हैं जैसे माँ बाप सब लोग, तो उनके साथ तो जीना आसान। फिर धीरे धीरे फिर ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि नए नए लोग मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनसे कोई डर है, दबाव है, उनके बीच में रह नहीं सकते, एडाप्टेबिलिटी नहीं है। बस ये है कि वो अच्छा नहीं लगता। फिर ये नहीं होता कि जीने का मन नहीं होता कि क्यों इतने लॉन्ग टाइम तक जिए। मैं नहीं समझा, विस्तार से बताइए। मतलब आचार्य जी जिए कैसे, तो ये किसी का लक्ष्य होता है कि उसको जीवन में बहुत सारा सुख मिल रहा है, या बहुत सारी उसकी इच्छाएं हैं जिसकी वजह से वो जीना चाह रहा है। या मेरे मन में भी जब तक ऐसी इच्छाएं रही होंगी, लेकिन मैं जो ऑब्जर्वेशन से ये लगता है कि बचपन से ही मेरी कोई बहुत मतलब जीने की इच्छा नहीं थी कि मैं जीऊँ या लॉन्ग टाइम तक, या फिर जीवन मिल गया है तो फिर क्यों ही मिल गया है। हाँ ये था कि अब जैसे मम्मी पापा हैं, बहन है, सारे लोग हैं, तो उन रिश्तों के बीच में काफ़ी बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार, और गांव में था, तो थोड़ा जीना अच्छा लग रहा था कि उन लोगों के बीच में। फिर नौकरी के संदर्भ में जब बाहर आना हुआ, नए नए लोगों से मिलना, तो हॉस्टल में भी रहा तो दोस्ती हुई, तो फिर वहाँ अच्छा लगने लग गया। लेकिन जब फिर नए नए लोगों से मिलना होता है, बार बार वैसी सिचुएशंस बनती, नई जगह, नए लोग, तो उनसे संबंध भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बीच में रहना मुश्किल है या है, लेकिन एक जो जीने की चाहत है वो नहीं होती कि कितने लॉन्ग टाइम तक जिए। अभी जैसे जिसको मैं अपना समझता हूँ कि जैसे मतलब पत्नी भी है, बेटा भी है, सब है, तो लगता कि हाँ इनके लिए जीऊँ, स्टैंड यहाँ है, करूँ। जी यहाँ है पत्नियां बेटा। नहीं आचार्य। जीना भविष्य की बात थोड़ी होती है कि इच्छा होगी तो जिएंगे, कि लक्ष्य बनाएंगे तो जिएंगे। जीने का मतलब है यही है, ये अभी ये सब सामने है, इससे व्यवहार क्या करना है, संबंध क्या बनाना है। आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं, वही सामने है, इसलिए मैंने कहा उसको विस्तार में बोलिएगा। जीने के लिए कोई लक्ष्य थोड़ी चाहिए है, जी तो आप रहे ही हो। जी तो आप रहे ही हो। जीवन में हर पल सामने कुछ लेकर आता है, कोई विषय है, कोई दृश्य है, और आपको उत्तर देना है, एक संबंध बनाना है। भविष्य की बात थोड़ी है, जीवन अभी की बात है, अभी की बात है। आपके प्रश्न में निहित है कि मेरे पास कोई बड़ी बड़ी कामनाएं नहीं है, तो मैं किसके लिए जीऊं। मेरे पास कोई बड़े लक्ष्य नहीं है, मैं किसके लिए जीऊं। बड़े लक्ष्यों के लिए जिया नहीं जाता, उनके लिए जीवन थोड़ी होता है, उनके लिए तो कल्पनाएं पर्याप्त होती हैं। बड़े लक्ष्य की तो कल्पना हो सकती है, क्योंकि वो तो लक्ष्य है ना, उपलब्धि थोड़ी ही है। लक्ष्य माने क्या, जो अभी मिला नहीं, तो उसमें आप जी थोड़ी रहे हो, उसकी तो अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, कल्पना ही तो कर सकते हो। जिया तो इसी में जाता है, ये जो है अभी सामने। मैं अगले प्रश्न में जीऊं या आपकी बात में। अभी आप कैसे जी रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूं आप सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं कैसे जी रहा था, आप कुछ कह रहे थे मैं सुन रहा था। यही है जीवन।
आपका मुझसे सही संबंध हो, मेरा आपसे सही संबंध हो। वो तभी हो सकता है जब मैं आपको समझ पाऊं, आप मुझे समझ पाए। पर अगर मैंने ठेका ही ले रखा है न समझने का किसी को, तो मैं नहीं समझूंगा। मान लीजिए आप हठ बांध कर बैठे हो कि आपने जो भी मान्यता बना रखी है उसको बचाना है, तो मैं जो भी बोलता रहूं आप नहीं समझेंगे। ये लीजिए, अब हो गया जीवन खराब। जो चीज सामने थी आप उससे हाथ धो बैठे। मैं आपके सामने हूं, इसी पल आपसे कुछ बात कह रहा हूं, पर आपने अगर आग्रह बना रखा हो कि आपको इसको बचाना है जो यहां अज्ञान है, और इस कारण आपको नहीं समझनी मेरी बात, तो आप नहीं समझोगे और हो गया जीवन खराब। जीने के लिए कामना, एम्बिशन, लक्ष्य या भविष्य नहीं चाहिए। जीने के लिए जीवन के प्रति एक खुलापन और तत्परता चाहिए, क्योंकि जीवन तो आप चाहो या ना चाहो वो लगातार अपने आप को प्रस्तुत कर ही रहा है ना। जीवन माने प्रकृति, आत्मा तो जीती नहीं है। जीना माने प्रकृति, उस छोर पे भी जो स्वयं को जीव कहता है वो भी प्रकृति है। और वो जीव जिस दुनिया को देखता है, जिस दुनिया में घूमता फिरता व्यवहार करता है, वो सब भी प्रकृति है। प्रकृति लगातार क्या कर रही है? उसका काम है नाचना, ऐसे होना फिर ऐसे होना फिर ऐसे होना, फिर ऊपर उठना नीचे गिरना, दाएं हो जाना, पीला हो जाना, हरा हो जाना, लाल हो जाना, 7 रंग ले लेना, ये उसका काम है। और आपका काम है ये सब जो हो रहा है उसके मध्य में स्थित रहना। इसमें भविष्य से क्या करना है आपको? पर इसको आप आगे बढ़ाइए, अभी आप पूरी तरह शायद ना समझे हो। हाँ चल, इसमें मतलब मुझे बड़ा टफ लगता है, कठिन। क्या चीज? यही कि जीना। अभी जैसे यहाँ पे है सत्र में, तो अभी मैं फिर आपसे बात कर रहा था, उसमें आपको क्या कठिन लग रहा था? ये कठिन नहीं लग रहा है आचार्य जी, तो लेकिन यही फिर तो जीना है। तो जीना कठिन नहीं है इसका मतलब, क्योंकि जीना कठिन होता, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये भी कठिन लग रहा होता, खड़े रहना, बर्दाश्त करना। कठिनाई फिर कहीं और है। अब कहाँ है कठिनाई वो बताइए। आचार्य जी फिर अभी जैसे यहाँ से फिर वापस जाऊंगा, फिर नया ऑफिस, और फिर कल से फिर मतलब वही चीजें होने लग जाती हैं। अच्छी नहीं लगती ना। मतलब एंड हो जाना चाहिए जल्दी, बहुत लॉन्ग। समझ गया। आज जो भी ऑफिस में होता है अच्छा नहीं लगता ना, कठिन लगता है। ऑफिस ही बदल जाता है तो बहुत टाइम तक तो कहीं रहा नहीं हो। जहां रहते हैं वहां से क्यों हटना पड़ता है? ऑफिस क्यों बदल जाता है? क्या वहां अच्छा नहीं लगता? ज्यादातर तो अपने आप ही हो जाता है तो उसमें। अपने आप हो जाता है तो आप नई जगह जाते हैं या पुरानी जगह पर भी थे, वहां कठिन क्या लग रहा होता है? कुछ है सामने, मैं कभी आपके सामने हूं, कभी कोई और आपके सामने है। जीवन माने यही है। आप तो हो ही जीवन के केंद्र में। कभी मैं हूं सामने, कभी कोई और आ गया आपके सामने। अभी मैं आपके सामने हूं, आपने कहा कुछ कठिन नहीं लग रहा। कोई और आपके सामने आ जाता है तो कठिनाई क्या आ जाती है ये बताइए। मतलब आचार्य जी, जैसे मैंने अपने आप को देखा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, जो चीजें अच्छी लगती है उसमें तो आसान सा लगता है। तो जो सामने आ जाता है, अगर वहां कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्यों बर्दाश्त करते हो? लेकिन जो आचार्य जी बहुत अच्छी चीजें जो मतलब लगी भी, तो बहुत दिनों तक रह नहीं पाती वो कंटिन्यूटी। आपने आपने छोड़ना क्यों बर्दाश्त किया? अगर चीजें बुरी थीं तो झेलना क्यों बर्दाश्त किया? और चीजें सचमुच अच्छी थीं तो छोड़ना क्यों बर्दाश्त किया? आचार्य जी, जो चीजें अच्छी लगती बुरी लगती वो काम को लेकर हैं, जैसे कि नौकरी से, पैसे से। लेकिन जो जीने की चाहत है वो ऐसा है कि जीना चाहत नहीं होती। अभी आपको उत्तर देने के लिए मुझे चाहना थोड़ी पड़ रहा है। आप में से कितने लोग अभी कामना के वशीभूत हो, यहां बैठे हुए हो? तो जीने की चाहत, वो शायरी की बात है, उसका अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं। जो जीने की चाहत होती है, ये क्या मतलब है? जीने की चाहत से क्या मतलब है? जीने की चाहत तो बस कामना होती है। जीने की चाहत से ही मतलब होता है कि कल नया एक भविष्य आएगा
और कुछ नया मक्खन मलाई मिलेगा। ये तो जीने के लिए चाहत थोड़ी चाहिए। जीवन तो है, उसमें चाहत का क्या सवाल है? 2 और 3 5 होते हैं या चाहत होती है? 2 और 3 5 होते हैं या 2 और 3 5 करने की चाहत होती है? तो जीवन तो है, उसमें चाहत कहां से आ गई कि जीने की चाहत होनी चाहिए? जीने की चाहत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जीवन जब समाप्त हो रहा हो, होने दीजिए समाप्त, चाहत की कोई बात नहीं है। और जीवन जब तक चल रहा है उसको बेधड़क चलने दीजिए, उसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है। न तो ये चाहत होनी चाहिए कि जीवन को मैं अभी रोक दूं, समाप्त करो इस जीवन को। न ये चाहत होनी चाहिए कि मैं अनंत काल तक जीता रहूं, कम से कम 100 साल जीना है मुझे। वो चाहत भी नहीं। चाहत का क्या सवाल है? कोई क्यों चाहे कि कल कुछ नया होगा और होगा? क्यों चाहे? अगर कुछ नया होना चाहिए तो उसके लिए मैं कल का इंतजार क्यों करूंगा? चाहत की थोड़ी बात है। कुछ अगर सचमुच वांछनीय है तो उसको मैं कल थोड़ी चाहूंगा, उसको तो मैं आज समर्पित हो जाऊंगा अभी। जीने की चाहत का मतलब होता है, अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, जीने की चाहत का मतलब होता है जीवन को टालना। सुनने में ऐसा लगे जैसे जीने की चाहत बहुत अच्छी बात है, जिजीविषा बोलते हैं उसको। सुनने में ऐसा लग रहा है कि जीने की चाहत बड़ी अच्छी बात है, पर वो अच्छी बात नहीं होती। जीने की चाहत का मतलब होता है जीवन को भविष्य की ओर टाल देना। कल होगा जीवन, कल थोड़ी होगा जीवन। कल कभी आता है जीवन? जीवन तो अभी है। तो चाहत का क्या प्रश्न है फिर? कौन सी चाहत? रात को सोने जाएं तो हो गया, सब निपट गया है। कल आंख खुलेगी तो खुलेगी, खुलेगी तो देखेंगे क्या है, नहीं खुली तो नहीं खुली, निपट गए। कोई ये थोड़ी है कि सुलगते अरमानों के साथ सोए हैं। जीने की बड़ी चाहत है क्योंकि 2 साल बाद कुछ नहीं है। अगर कुछ सचमुच ऐसा था जो मेरी उपस्थिति मांगता है, मेरा कर्म मांगता है, मेरी प्रतिभागिता मांगता है, तो उसमें जाकर डूबना मैं होगा मुझे अभी। मैं चाहत थोड़ी रखूंगा कि अभी रुक जाओ, 6 महीने थोड़ा पैसा जोड़ लूं फिर जाऊंगा। तो जीने की चाहत है। जो सामने है ना उसको जवाब दीजिए, और जवाब से मेरा मतलब बदसलूकी नहीं है, द राइट रिस्पॉन्स। कोई चाहत नहीं बचेगी जीने की। चाहने के लिए समय ही नहीं बचेगा, ऊर्जा ही नहीं बचेगी। सारी ऊर्जा आप फिर कहां समर्पित कर रहे होंगे, निवेशित कर रहे होंगे? जो है तत्काल। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझको बताओ, मुझे ईमानदारी से देख के बताओ, मेरे आपको लग रहा है मैंने थोड़ी सी भी जगह छोड़ी है अगले सवाल के लिए? मेरे पास जो कुछ था मैंने आपको दे दिया। मुझे नहीं पता अब कल क्या होने वाला है। इस सवाल के बाद मैं मर जाऊं तो मैं तृप्त मरूंगा। और मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, मैंने ब्रह्मांड नहीं पलट दिया, मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिल गया, पर मेरे पास जो कुछ था वो तो मैंने आपको दे दिया, तो मेरे पास कुछ शेष नहीं है, तो मैं खाली हूं, मैं हो गया, समाप्त हो गया। मैं क्या आप चाहत रखूं? हो गया। हाँ, अगला कुछ आएगा, और अगर पाता हूं कि मैं तभी भी जिंदा हूं, अगला प्रश्न आएगा, और तब तक भी बड़ी मां की कृपा है जिंदा हूं, तो फिर अपने आप को मैं पूरा अगले सवाल को सौंप दूंगा, जैसे अभी मैंने अपने आप को पूरा आपको सौंप दिया है। अभी अगले की चाहत नहीं है, तब पिछले की स्मृति नहीं होगी, न भूत न भविष्य।
छवि है आपके पास, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, और छवियां तो भविष्य का इंतजाम होती हैं बस, क्योंकि कोई भी छवि तथ्य तो होती नहीं, पर छवि ये दिलासा दे देती है और लालच दे देती है कि आगे भविष्य ऐसा बन सकता है। छवि कभी भी वर्तमान से मेल नहीं खाएगी। किसी की जो भी मधुर छवि है उसने मेल खाया वर्तमान से? किसी का खाया हो तो बता दो। पर छवि हम फिर भी पकड़ते हैं, और वो छवि वो बन जाती है जो आप मांग रहे हैं, जीने की वजह। ये मेरे दिमाग में मैंने एक फोटो बना दी है, और एक दिन जिंदगी ऐसी होगी। कब होगी ऐसी? भविष्य में। तो फिर इस तस्वीर को साकार करने के लिए, सजीव करने के लिए मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। कोई तस्वीर नहीं चाहिए। तस्वीर अपने आप बनेगी, और आप जैसी बना सकते हो उससे बेहतर बनेगी। आपका क्या काम है? आपका क्या काम है? अभी वो सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दो ना। आपका ये काम है। ये जिंदगी खड़ी है मेरे सामने, और जिंदगी सवाल पूछ रही है, अभी उसको जवाब दो ना। तुम कहां तस्वीर में खोए हुए हो? किस किस के पास तस्वीरें हैं भविष्य की? झूठ मत बोलना, यहीं से मारूं। अरे चलो आंख बंद करो, ऐसे फाड़ो, चलो फाड़ो, फाड़ो फाड़ो। अरे रे रे रे, दर्द ही दर्द। छन से टूटा कोई सपना। आपने तो फाड़ी भी नहीं। हम्म, एकदम शातिर हैं। सबकी फटवा के खुद मस्त खड़े हैं। तस्वीरों की बात कर रहा हूं तो। इसी बात में मजे आते हैं। आचार्य जी से हॉस्टल लाइफ थी तो 2 साल बहुत जल्दी बीत गए। हम्म। एक बार थी तो उसमें 7 साल रहा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में तो वहाँ तो लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो लगा कि एक बार और हॉस्टल लाइफ मिलनी चाहिए। दोबारा मिली तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही, काफ़ी लोग थे, लेकिन समय व्यर्थ ही ज़्यादा था, व्यर्थ के कामों में ही बीता हॉस्टल में। फिर भी वो 2 साल लगे 2 मिनट में बीत गए वैसे ही। लेकिन अब जो आचार्य जी इस समय जो समय चलता तो लगता है कि बहुत मतलब जल्दी जल्दी इससे नहीं बीतता, फटाफट की। और मैं वही था कि मतलब इतना लंबा ना हो कि वो शॉर्ट में हो जाए बस, मतलब जीवन। जो समय पर ध्यान देने लगते हैं ना, उनके लिए पल सदियों जैसे हो जाते हैं। बिताए नहीं बीतेंगे। आप घड़ी की ओर देखो, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपको दिखाई देगा कि वो जो एक सेकंड होता है वो भी समय ले रहा है। आप घड़ी को देखो, आप आप पाओगे कि एक सेकंड में भी आपने बहुत सारी कल्पनाएं कर ली, इतना सारा समय हो गया, और आप प्रतीक्षा कर रहे हो कि ये ऐसे कब होगा। एक सेकंड भी इतना बड़ा अंतराल हो सकता है। एक सेकंड भारी हो जाता है पल। हम्म। और समयातीत को सौंप दो अपने आप को, पता भी नहीं चलेगा जिंदगी कब बीत गई। पूरी जिंदगी बीत जाएगी पलक झपकते, और जीने का इससे प्यारा तरीका नहीं हो सकता। कि माया ने तो आपको काल के सुपुर्द किया था कि अब 80 साल काल के गाल। जा बेटा, 80 साल जिसको आप जीवन कहते हो वो काल है। काल ही तो कहते हो ना, जीवन काल, इनका जीवन काल 80 साल। तो पैदा होना माने काल का गाल। तो माया ने तो 80 साल दिए थे कि 80 साल अब तू काल के गाल में रहेगा।
और आप कूद गए कालातीत में, और 80 साल कैसे बीत गए? पलक झपकते, एक दिन राख हो गए। इससे और क्या प्यारी जिंदगी होगी कि पता भी नहीं चला मर कब गए। संस्था में जो आते हैं, मैं कहता हूं बाकी सब तो तुम्हारी अब यहाँ आए हो तो जो दुर्गति होनी है सो होगी, लेकिन एक चीज का भरोसा दे देता हूं, समय कब बीत जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। और इससे बड़ा वरदान नहीं हो सकता, इससे बड़ा वरदान नहीं हो सकता, क्योंकि समय का अनुभव आपको अगर हो रहा है तो इसका मतलब नर्क धड़क रहा है भीतर। कोई क्यों देखेगा घड़ी को अगर इंतजार ना हो किसी का? कोई क्यों करेगा इंतजार अगर सूनापन न रो रहा हो भीतर? बड़ी मौज आती है। लगे हैं लगे हैं लगे हैं, फिर ध्यान जाता है वक्त की ओर, अरे 8 घंटे बीत गए, चलो अच्छा है, पता भी नहीं चला और मुसीबत टल गई। ऐसे ही जितनी जिंदगी है वो सारी टल जाए, ऐसे ही जितनी जिंदगी है वो सारी टल जाए। ऐसे दो चार बड़े खूबसूरत गाने भी हैं कि बस ऐसे ही मौत आ जाए। यही हो सकता है माया को जवाब, कि तूने तो भेजा था कल्पने के लिए, पर हम इश्क में ही मर गए, वक्त का पता ही नहीं लगा, पता ही नहीं लगा। तूने भेजा था कि तड़पो जा करके जुदाई में, हम महबूब की बाहों में ही मर गए। ए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जीने का। नहीं तो बैठे बैठे बस टिक 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 सुनो, इंतजार इंतजार इंतजार, कभी इंतजार की कुछ मिल जाए, कभी कुछ टल जाए। दो ही तरह के इंतजार होते हैं। आचार्य जी, एक और प्रश्न है नित्य अनित्य को लेकर, पूछूं भी? ये निपट गया। हाँ आचार्य जी। दो प्रश्न तो होते ही नहीं है, पहला निपट जाए तो दूसरा बचेगा नहीं। हम्म। या पहला निपटाना नहीं है इसलिए दूसरा पूछना है? ये कोई प्रतियोगिता थोड़ी चल रही है। हाँ, सवाल फेंक प्रतियोगिता। हमें सवाल नहीं निपटाने हैं कि कोटा है कोई, हमें स्वयं को निपटाना है। सवाल माध्यम होता है स्वयं को निपटाने का, है ना? आप कहीं से भी कुआं खोदना शुरू करो, चलो कोई बात नहीं, पर गहरे जाओ। सवाल कहीं से भी शुरू हो, उस पे प्रतिप्रश्न प्रतिप्रश्न प्रतिप्रश्न, उसको गहराई दीजिए। ये नहीं करिए कि थोड़ा सा कुआं यहां खोदा और फिर कूद गए नहीं, अब अगला सवाल पूछना। अब थोड़ा सा कुआं यहां खोदा, फिर जैसे ही गहराई आने लगी फिर वहां से कूद गए और कह रहे नहीं अगला सवाल बताओ थोड़ा। ये भीतरी साजिश है ताकि किसी भी कुएं में गहराई ना आने पाए। हाँ बताइए। हाँ आचार्य जी, ऐसा मतलब जीवन में भी है, किसी काम को इतनी गहराई से कभी किया ही नहीं, कभी वो कुछ इस थोड़ा लायक भी तो होना चाहिए ना कि उसमें गहराई हो। उसको आप क्या गहराई दोगे जहां गहराई की संभावना ही नहीं है? आप काम ही यही पकड़ लोगे अगर कि 4 फाइलें इस टेबल से उस टेबल पर और उस टेबल से इस टेबल पर रखनी है, तो इसमें गहराई क्या लेके आओगे आप? तभी तो कहा करता हूं कि स्वार्थ न हो और हिम्मत हो, तो जहां गहराई संभव ही नहीं है वहां से फिर आदमी हट भी पाए। अब प्रेम के नाम पर या
संगत के नाम पर मैं पाल लूं बिल्ली और मैं उससे बात करना चाहता हूं योग वाशिष्ठ सार, कितनी गहराई आ सकती है? जहां संभावना ही नहीं है वहां गहराई कहां से ले आ लोगे? आप बिल्ली को बोलो चूहा तो क्या बोलेगी? म्याऊं। और आप बिल्ली को बोलो तत्वमसी हो तो भी क्या बोलेगी? म्याऊं। अब गहराई कहां से लाऊं? कहां से लाऊं? पर बिल्ली के साथ तो लगी तुमसे दिल की लगन, लगन लगी तुमसे। आचार्य जी क्या करें? तो तत्वमसी को भी म्याऊं बनाओगे और क्या करोगे? तो देखो, मैं बड़ी सहानुभूति उठती है आप लोगों से। और फिर मैं जाकर दो चार संस्था में जिनको मैंने बचा लिया उनसे बोलता हूं कि ये चलो थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, और सुबह शाम 5 बार बोला करो जिंदगी बचा दी मैंने तुम्हारी। नहीं तो ये मतलब बिलारी पुराण। कहीं से आपको देख के लग रहा है कि आप कभी किसी हॉस्टल के उपद्रवी तत्व हुआ करते थे? बाल उड़ गए, उम्र मुझसे कम होगी, पर शक्ल देखिए, मोटा चश्मा लगा हुआ है, शालीनता की मूर्ति हैं आप। अगर आपको कोई मारपीट भी जाए तो आप बिल्कुल अहिंसा के आग्रही बन के ऐसे खड़े रहोगे। कहाँ लग रहा है कि आप छात्र राजनीति में सक्रिय थे कि कुछ करते थे? और फिर आप कह रहे हैं कि तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। जीवन को कोई यूं ही नहीं त्याग देता। उल्टे पुल्टे निर्णय, बिना तुक के समझौते, अज्ञान में कहीं भी झुक जाना, कुछ बेच देना, यही है। लेकिन 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 मजेदार बात क्या होती है कि जीवन का अर्थ है प्रतिपल चुनाव। नहीं फर्क पड़ता अतीत में आपने क्या किया, हर पल आपके सामने एक नया अवसर बन के खड़ा होता है। अतीत को कौन बदल सकता है? कोई नहीं। पर वर्तमान देखो, खुला हुआ है, आकाश है, जो चाहिए मांगो। नहीं मिल रहा आसानी से तो श्रम करो। मजबूरियों के आगे इतना मत झुक जाया करो। थोड़ी गुंडई होनी चाहिए जिंदगी में। हम्म। एक तो वो होते हैं वो गुंडे, तो गलियों में पहले घूमते थे, आजकल ट्विटर पे घूमते हैं, 2 कौड़ी के। हम्म। और एक दूसरी तरह की गुंडई होती है, कौन सी? ठसक। होनी चाहिए। क्या मुंह से चू रही है लाचारगी? क्यों? हुआ जो हुआ, पीछे हुआ तो स्मृति भर है। ये भी नहीं कह सकते कि कभी हुआ था, क्योंकि उपस्थित तो बस तथ्य होता है। तथ्य तो ये है, एक पल जैसे पहले जैसा ये था वो अब तथ्य नहीं रहा। अब तो बस ये है, यही अवसर है, देख लो क्या करना है। अभी जो करना है, भविष्य में नहीं कि इसके साथ योजना बना रहे हो, चाहते रख रहे होगे भविष्य में ना इसमें अंडे देंगे, ये नहीं होता है। चाय अभी है, अंडे बोलो भविष्य में है। हमने छोड़ की चाय, तुम करो अंडेबाजी। अब करते जाओ, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। क्या कर लोगे? ये इतना जो भी चाहतों का और सुरक्षा का प्रबंध करते हो, सारा इंतजाम करने के बाद भी क्या कर लोगे? अधिक से अधिक थोड़ा जी लोगे ज्यादा,
तुम रोते रोते कलपते कलपते ढोते ढोते जी लेना 90 साल 100 साल। हम मौज मार के निकल लेंगे 50-60 में, और जाते आते बोलेंगे बाय बाय। तुम मरते रहो, हम चले। तुम जीने की चाहते हैं और तरह तरह के कार्यक्रम प्रोग्राम बनाते रहना आगे के लिए, हम जीकर विदा भी हो लेंगे। कितने गंभीर है। लाइफ इज अ सीरियस अफेयर, यू आर बीइंग टू कैजुअल अबाउट इट। दिस इज नॉट द वे, यू शुड हैव सम मैनर्स। नो, Mama, see, he has no seriousness at all. बेटा, हमने ना बड़े बचा बचा के कदम रखे हैं जिंदगी में। है बुढ़ाऊ, इतना बचा के क्या मिला तुझे? थोड़ा फिसल ही लिया होता। अब मरने ही तो जा रहा है, या बचा बचा के अमर हो लिया? जब बहुत बचाने उचाने का कार्यक्रम कर रहे हो ना, तो थोड़ा ऐसे कुबड़ निकाल के और ऐसे ऐसे करके और खांकते खखारते चल लिया करिए, अपने आप को याद दिला करिए, इसी के लिए बचा रहे हो सब, इसी के लिए बचा रहे हो सब। तो जब एक समय पे गाड़ी खूब चलाता था और खूब मेरे लिए ध्यान की विधि हो जाता था सड़क पे मरे हुए कुत्तों को देखना। तो ये देखो, अभी इसके अरमान थे। ये श्वान सम्राट था, खानदान था, और ये अभी ऐसा मरा है कि इसको खुरच खुरच के सड़क से निकालना पड़ेगा। सारे भूत सचमुच भूतों से एक हो गए। कितना भी खुरच लो, इसका पंचतत्व तो ऐसा घुस गया है पंचतत्व में कि वो बाहर भी ना आए। और ऐसे मिल ही जाते हैं, हर 10-20 किलोमीटर पे एक पड़ा मिलेगा कहीं ना कहीं। ये जिंदगी है, तुम इसके लिए बचा रहे हो। अरे छोड़ो कि शरीर बचेगा, तुम्हारी याद भी नहीं बचेगी, कोई तुम्हें याद भी नहीं करने वाला। हर बीतते क्षण के साथ तुम्हारी याद भी धुंधली पड़ जाएगी तुम्हारे बाद। सोचा है कभी ये? अब किस किस को अपने परपर दादा का नाम याद है, बताओ जरा। परपर दादा का नाम ले। अरे बाप रे बाप, एहसान फरामोशी कृतज्ञता, परंपरा द्रोहियों, धर्म द्रोहियों, देशद्रोहियों, तुम्हें तुम्हारे परपर दादा का नाम नहीं पता? अच्छा, पर दादा का किस किस को पता है? ये उठा एक गर्वयुक्त हाथ। ये देखो, ये दो चार निकले परंपरा के उत्तराधिकारी। ये हमारी औकात है। जिनको नाम पता है उनसे पूछो, चेहरा बता दो, चेहरा वो भी ना जानते हो। ये तो अभी हम थोड़ा रिलैक्स कर दिया है मामला, पर दादा से नीचे आ गए हैं। भविष्य, भविष्य तो थोड़ा ठीक होना चाहिए ना। किस किस की जिंदगी से कोई विदा हुआ है जिसकी विदाई पर रोए थे? वो अभी भी उतना ही याद आता है जितना विदाई के 4 महीने तक आता था। ये होता है। तुम भी किसी को याद नहीं आने वाले, पागल। तुम किसके लिए इतना प्रबंध कर रहे हो? शरीर नहीं, तुम्हारी याद भी मिट जाएगी। किसी को याद भी नहीं होगा कभी इस जमीन पे तुम्हारे जैसा कोई था। यही है भविष्य। पर गंभीरता, तनाव, चिंता
वो बिल्कुल सैचुरेशन पर। देखो, लाइफ इज अ सीरियस अफेयर। थोड़ी गुंडई दिखाइए है, मतलब कुछ कांड वांड करिए, थोड़ा मजा आए क्या। मुस्कुराए कि नहीं अभी आप? सोचिए, कांड का ख्याल ही इतना रोमांचक है, तो उसको भविष्य में क्यों रखा जाए? वर्तमान को ही कांड बनाइए। बहुत तरीके के कांडों से गुजर के ही ज्ञान तक पहुंचा जाता है। जो आपको बातें नहीं समझ में आती वो इसीलिए है क्योंकि आपके पास कांड के नाम पे बस कर्म कांड है। तो जिंदगी आपको खुले कैसे? जो जितना कल्पनाओं में जिएगा ना, उसको मेरी बातें उतनी ही कम समझ में आती हैं। इसीलिए मैंने देखा है कि पुलिस विभाग के लोग मेरी बातें बहुत आसानी से समझते हैं, और बहुत, क्योंकि सचमुच वो जमीन पर जिंदगी देख रहे हैं, उन्हें इंसान की हकीकत पता है। मैं जहां भी जाता हूं, जहां कहीं भी पुलिस विभाग के लोग होंगे, 70-80% ऐसे होते हैं जो जानते भी हैं, मिलने भी आते हैं और बड़े प्रेम से मिलते हैं। उनको लगता ही नहीं कि मैं कोई कड़वी बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो हकीकत है जिसको वो देख रहे हैं दिन रात। पर आप सब गृहस्थ हो, सम्माननीय, इज्जतदार, रुई में आपने अपना घोंसला बिल्कुल बचा कर रखा है, तो जिंदगी की हकीकतों से बिल्कुल आप नावाकिफ, कुछ पता ही नहीं। वो तो देखते हैं ना, ऐसे लाश पड़ी हुई है, तो देखते हैं ना कि जिनको अपना बोलते हो वही लूट गए। ट्रैफिक पुलिस से लेके एयरपोर्ट सिक्योरिटी तक, अगर कोई है सुरक्षा कर्मी, हम्म, चाहे वो बिल्कुल शुरुआती हो, चाहे कि ऊंचा अफसर हो, उनको मैंने कभी नहीं बोलते सुना कि ये आचार्य ज्यादा तीखी, कड़वी और आहत करने वाली बातें बोलते हैं। कुछ नहीं, क्योंकि है जिंदगी वैसी। मैं आपसे मौत बोल रहा हूं, आप बिल्कुल सन्नाटे में आ जाते हो ना, ऐसे ना, अशुभ बातें कर रहे हैं, मौत मौत से नहीं बोलते मौत। अब वहां जो फौजी है, जो लाशों के बीच ही जी रहा है, उसको थोड़ी मेरी बातें कड़वी या अशुभ लगेंगी। क्या हो ना, दया सी भी आती है। इतने आप लोगों के ऐसे मुलायम मुलायम मासूम मासूम चेहरे हैं, लगता है मैं कहाँ आप लोगों को ढकेल रहा हूं। अब छोड़ो भाई, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो अच्छा चल रहा है, बढ़िया। गुजिया बनाओ, गुजिया, गुजिया बनाओ, लड्डू बांटो, यही करो। आचार्य जी आपके लिए भी बनाइए वीगन गुजिया। मैं तो लेके आई थी। महिलाओं वर्ग को नहीं बोल रहा हूँ, पुरुष वर्ग, कोई 44 किलो वजन। क्या क्या किया था हॉस्टल में? किसी ना किसी चीज में फंस ही जाता था आचार्य जी। मतलब आरोप लग जाते थे और बदनाम रहता था। तो खूबसूरत फंदों में फंसना सीखो फिर से। बस फंदा इस लायक होना चाहिए कि फंसा जाए। हम्म, भगत सिंह ने भी फंदा ही तो चुना था। वो भी फंदा माने बंधन, पर वैसा बंधन चुनो तो क्या बात है। फिर उसके बाद शिकायत नहीं रह जाएगी कि जिंदगी रूखी है, बेरौनक है, जिया नहीं जाता।
ये तो बात सही है, रूखी है और बेरौनक है, ये तो सही बात है, पूरा आपने खुद कर रखी है, कोई और थोड़ी जिम्मेदार है। आचार्य जी, आपने जैसे बोलते कि जो चुनाव है वो सही होना चाहिए, हम्म। पहला चुनाव। हम्म। तो जब मैं 2019 में संस्था में आने का चुनाव किया, तो मेरा यही था कि एक चुनाव सही करना है, हम्म। और वो तो सही कर लिया था। हम्म। बट अब फिर रेगुलर इतने चुनाव नहीं करना चाहता, एक कर लिया बस। संस्था में आने से मतलब क्या है आपका? आपने ज्वाइन की है संस्था? मतलब मैं था 2 महीने संस्था में। उसके बाद हमने चुनाव कर लिया। मतलब आचार्य जी, मेरा जो काम था वो तो मैंने कर लिया। तो अब देखिए ना फिर, मतलब कि आपने वहां क्या ऐसा प्रदर्शित करा होगा कि हमें चुनाव करना पड़ा? हम्म। हमें भी लोग चाहिए जिनमें जरा दबंगई हो, जो आत्मा का सम्मान करते हो इसलिए उनमें आत्मसम्मान हो। ये थोड़ी है कि फोन किया किसी को, अभी मैं मान रहा हूं कि आप मान लीजिए आउटरीच विभाग में थे, आप किसी और में भी हो सकते हैं, आप किस में, आईटी में थे, किस में थे आप? उस समय तो इनॉग्रेशन हुआ था बोध स्थल का, और 2019। निर्माण विभाग में थे आप? तो उस समय मैं आया था, बट कोई ऐसा कार्यव्रत नहीं था वहाँ पे स्वयंसेवी की तरह। स्वयंसेवी भी हमें दबंग चाहिए। वो थोड़ी कि फोन पर कुछ बोल रहे हैं किसी को और शब्द हलक में ही अटक गए, हाँ हो रही। कृष्ण के साथ हैं अगर, तो अर्जुन के तीर तरकश में क्यों अटके रहे? कि अटके रहेंगे? गीता है तो तीर अटकने नहीं चाहिए, फिर तीर तीव्रता से चलने चाहिए। हमें चाहिए लोग जिनके तीर ऐसे चलते हों कि छेद दें बिल्कुल, तो किसी विभाग में हो। तो उसकी जगह लेकिन वही सामाजिक उत्पाद यहां भी आ जाते हैं, जब आ जाते हैं तो फिर हमें भी चुनाव करना पड़ता है। वो समाज का तरीका है हमारे मिशन को रोकने का। कि तुम ये काम अगर बढ़ाना चाहते हो, समाज मुझसे कहता है, तो तुम्हें लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो लोग मांगने तो हमारे ही पास आओगे। मैं खड़ा हूं, सामने समाज खड़ा है, समाज कहता है तुम्हें भी तो लोग चाहिए, तुम लोगों को मांगने के लिए हमारे पास ही आओगे ना। तो हम तुमको याद तो देंगे नहीं, या देंगे तो कैसे देंगे? ऐसे ही बस ये। देखो भाई, एक ऐंठ होनी चाहिए उसके बिना, वरना बस याद करते रह जाओगे कि हॉस्टल में बड़ा रोमांच था और जवानी में बड़े जलवे थे। जवानी कोई 25 साल भर की बात नहीं होती है, जवानी जिंदगी भर रहनी चाहिए। और रोमांच मृत्यु के पल तक रहना चाहिए, मृत्यु भी रोमांचक होनी चाहिए। लेकिन उसकी जगह हमारे चेहरे हो जाते हैं बिल्कुल मुर्दा। क्यों? सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सेटलमेंट। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता फिर। मैं क्या करूं? खोपड़े में ये बिल्कुल घुसेड़ दी गई है बात। क्या? सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सेटलमेंट। अब मौत बार बार याद दिलाती है कि सेटलमेंट एक ही जगह होना है। कहां? मिट्टी में, चिता पर। वही है सेटलमेंट। मिट्टी ही सेटलमेंट है आखिरी। और वो
अरबों वर्षों का सेटलमेंट है। ये जो तुम घोंसला बना के कहते हो नाउ आई एम सेटल्ड, ये है 25 बरस का, पर मान के नहीं दे रहे, इसी को मान रहे हो सेटलमेंट, कल पे जा रहे हो इसी के लिए, ईएमआई भर भर के हालत खराब कर ली है। नो बट आई एम अ रिस्पॉन्सिबल फादर। नो यू आर नॉट। अच्छा, दिल से बोलना, इस माहौल में न कही जा रही होती ये बात, और मेरे चेहरे से मेरे नाम के साथ न कही जा रही होती ये बात, कहीं और सुन लेते किसी के मुंह से ये बात, तो यही बोलते ना इम्प्रैक्टिकल है ये बात, यही बोलते ना, बस यही जवाब है, यही बोलते ना। कौन कौन बोलता है इम्प्रैक्टिकल है ये बात? शर्माओ नहीं, मुझसे क्या शर्माना। सबके एग्जाम रिजल्ट्स मेरे ही पास है, मुझसे क्या छुपा रहे हो? इम्प्रैक्टिकल हूं ना मैं? देखो अपने ही भीतर कैसा द्वैत बैठा रखा है, डायकोटोमी। मैं इम्प्रैक्टिकल हूं तो यहां आए किस लिए हो? वही 364 पांव एक तरफ, एक पांव यहां पर। मुझे ही तुम्हें मानना है कि मैं बातें जो है वो अवास्तविक करता हूं, अव्यवहारिक करता हूं, तो यहां बैठ करके क्या पाओगे? मैं अगर अवास्तविक हूं तो इस कुर्सी पर कौन प्रेत बैठा है कोई? मैं तो अपनी जिंदगी से ही बोल रहा हूं, और अगर बोल रहा हूं तो इसका मतलब ऐसी जिंदगी जी जा सकती है, और अगर ऐसी जिंदगी व्यर्थ होती तो तुम मुझे सुन नहीं रहे होते। माने जैसी जिंदगी जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ जीने लायक नहीं है, वो ऐसी होती है कि उसको जियो और सबको सुनाओ, और आप सुनने आते हो उस जिंदगी को। अब एक काम करो, आप आकर इस कुर्सी पर बैठ जाओ और अपनी जिंदगी सुनाओ, और देखते हैं कितने लोग सुनेंगे। पर हठ आपका यही है कि आपकी जिंदगी सही है, मैं इम्प्रैक्टिकल हूं। ये कैसी बिखरी बिखरी बातें हैं आपकी? हठ यही है ना, मैं इम्प्रैक्टिकल हूं। मैं इम्प्रैक्टिकल हूं तो आप प्रैक्टिकल हो, तो आओ यहां बैठ के और अपनी जिंदगी सुनाओ, और देखते हैं कि कितने लोगों में रोमांच भर जाता है और प्रेरित हो जाते हैं और कहते हैं यही है। अगर मेरी बात सुनने लायक है तो फिर ये जिंदगी भी जीने लायक है, क्योंकि जिंदगी से ही ये बात आ रही है। काय के लिए भीतर से बेईमानी करते हो कि इनकी बात तो सुन लेंगे पर इनकी जिंदगी गड़बड़ है? मेरी जिंदगी गड़बड़ होती तो मेरी जिंदगी इतनों को जिंदगी कैसे दे रही होती? असलियत बताता हूं, आप ही लोग अब इसी जगह पे न जाने कितनी बार, अब तो शायद 25 बार हो चुके होंगे हमारे सत्र, और ज्यादा 50 बार हो चुके हों, नहीं जानते कितनी आए होंगे बैठे होंगे। उसमें से बहुत ऐसे हैं जो अब गीता सत्रों में हैं भी नहीं। कई बार होता है मैं बाहर होता हूँ, कहीं पर कैफे में बैठा हूँ, या कहीं स्टेशन पर हूँ, या बाजार एयरपोर्ट कहीं भी हूँ, कोई दिख जाएगा, देखा देखा सा लग रहा है, वो एकदम मुंह चुरा के छुपा के भागेगा इधर उधर। ये है। और वैसे मुझे भले ना स्पष्ट होता कि इसको कहां देखा है, पर जहां किसी को मैं मुंह छुपा के भगते देखता हूं, बिल्कुल पता चल जाता है गीता प्रतिभागी है, ये मेरा एलुमनस है। और आप ही होगे जो एक दिन मुझसे नजरें चुरा चुरा के इधर उधर भग रहे होगे, और जो जितना करीब आता है उसको उतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है नजरें छुपाने की जब वो भग जाता है। नजर झुकी हुई, चेहरा छुपा हुआ।
अभी तो ये इस माहौल का असर है कि आप बिल्कुल एकदम अच्छे बच्चे बन करके यहाँ बातें बातें सुन रहे हो। अभी तो आप जैसे ही अपने इलाके में जाओगे फिर देखिएगा आपके रंग है, तड़का लगेगा, छौंक और बहार और क्या क्या नहीं होगा। हाँ बेटा, अभी आपके लिए कार्टून शो लगा दे। फिर मम्मी जी आ रही हैं, मम्मी जी की तैयारी करनी है उनको ना, उसमें डांडिया बजाना है कि नहीं? एक आध दो साहस दिखाते हैं। वो भी राखेंगे, आज फिर से मेरे घर वालों ने सबने मिल कर करके मेरे सामने आचार्य जी को गालियां दी। भाई 28 साल का जवान लड़का है और ये अपनी आगे बेबसी बता रहा है कि आज मेरे बाप ने, माँ ने, भाई ने, भाभी ने, कुत्ते ने, बिल्ली ने, सबने मिलकर आज फिर से। अब मैं बेबस हूं, मैं कुछ कर नहीं पाया। तू बेबस नहीं, तू बेईमान है। कई तो बस यहां प्रायश्चित करने आते हैं। हाँ आचार्य जी, हमारी खाल खींच लो ताकि हमारे पाप धुल जाएं, ताकि फिर हम वापस जाकर के अपने जैसे हो जाएं। अभी मैं ऐसे चुप बैठा हूं ना, तो ऐसे ऐसे बैठे होते हैं ना, होता है कि कैप्टिव्स वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन, कैप्टिव्स वेटिंग फॉर मशीन गन फायर। जैसे होता है ना, 10-12 ऐसे हाथ बांध के बैठा दिए जाते थे कि अब इनको गोली मारी जाएगी, तो वो चुपचाप बैठ के कहते हाँ मारो, गोली मारो, मारी दो, हमें मारी दो। मैंने मरने को भी तैयार हो, बदलने को नहीं तैयार हो। हम्म, चलो कोई बात नहीं। मैं और कोई सेवा नहीं कर सकता, मैं मैंने पूरा उड़ेल दिया अपने आप को, मैं क्या करूं मैं इसके आगे? जो चमत्कार वमत्कार तो है नहीं मेरे पास। हम्म, चलिए उठते उठते चमत्कारों के बारे में भी आपको बताता हूं, आप कैसे लोग हो। तो मेरे पास चमत्कार नहीं है, मैंने बोला चमत्कार, भाई यहाँ पे चमत्कार की उम्मीद मत करना, चमत्कार कैसा है। और मैंने बोला कि मैं एनलाइटेंड नहीं हूं। मैंने बोला क्या है? मैंने बोला है एनलाइटनमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। पर हमारी कम्युनिटी ने उसका मतलब ये किया है कि आचार्य जी एनलाइटेंड नहीं है, बाकी सब हैं, बाकी सब हैं। अगर मैंने कहा एनलाइटनमेंट जैसा कुछ होते ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं साफ कह रहा हूं कि जिन्होंने भी अपने मुंह से घोषित किया वो एनलाइटेंड है, वो पाखंडी हैं। पर ये मानने की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, ये घोषित करने का दम ही नहीं है। तो इतने चतुर हो कि आके कहते हो, देखो आचार्य जी को मत बोलना कि महान है, आचार्य जी बिल्कुल आम आदमी है हमारी तुम्हारी तरह, उन्होंने अपने मुंह से बोला है। आचार्य जी ने तो अपने मुंह से बोल दिया आम आदमी है, पर तुम्हारे देखे, तुम्हारे बाकी सब ये जो महापुरुष घूम रहे हैं बाबे, ये अभी भी महान है। कितना आंतरिक पाखंड पालोगे, कितना आंतरिक पाखंड पालोगे? क्योंकि अगर तुम मेरा सिद्धांत मान रहे हो जो मैंने बताया कि एनलाइटनमेंट कुछ नहीं है, तो फिर जितने घोषित करे बैठे हैं कि हैं, वो सब क्या निकले? वो मक्कार हैं, वो चोर हैं, झूठे हैं। पर ये कह पाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि जिनके सामने कहना है उनसे तुम्हारे स्वार्थ जुड़े हैं, हिम्मत ही नहीं है बोल दो। जिनके सामने कहना है वो घर में ही कई बार बहुमत में होते हैं, तो हिम्मत ही नहीं है कि बोल दो। हाँ, इतना बोलने में एकदम आगे आगे आवाज आते हैं। आचार्य जी की तारीफ मत कर देना, आचार्य जी को बुरा लगता है। आचार्य जी बिल्कुल आम आदमी है, घटिया हमारी तरह ही बिल्कुल।
आचार्य जी ने कहा है कि आई एम यू एंड यू कुड बी मी, इसका मतलब वो भी घटिया है मेरी तरह। इतना कहने में कम्युनिटी आगे आगे हो गई, हर जगह जा जाके कह रहे हैं कि अगर मैं कीटाणु हूं तो आचार्य जी ने कहा तुम और मैं एक हैं, तो इससे ये हुआ कि आचार्य जी भी कीटाणु है। वाह रे, मुंह देखो, रोमांच आया कि नहीं? ज्ञानवान तो काम आना नहीं है, मौज कर ले जाओ यही बहुत है। मौज करी कि नहीं अभी आधे घंटे में, बस ठीक है, हो। ज्ञान का छोड़ो, मैं कब की उम्मीद छोड़ आया कि उससे कुछ होगा। मजे करा दूं आप लोगों को, इतना ही बहुत है। अब जाइए चाय वाय पीजिए, थोड़ा बढ़िया मौसम अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मजे करिए। चलिए फिर आते हैं, फिर एक और, अब स्टैंड अप शुरू होगा। जी नमस्कार, मेरा नाम कबीर है। मैं आचार्य जी से लगभग 4 साल फरवरी 2021 से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार सत्रों में जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। आचार्य जी से जुड़ने के बाद प्रतिदिन एक नई चुनौती है, प्रतिदिन एक नई सीख है। माया हमें किस तरह से ठगती है, प्रतिपल ठगती है। माया कहीं बाहर नहीं, माया कण कण में, जैसे आत्मा भी है हर कण में, हर हर जगह, वैसे माया भी हमें ग्रसित करती रहती है। तो प्रतिपल माया से ग्रसित न होकर आत्मा की तरफ चुनाव करना ही प्रेम है, धर्म है, सत्य है। यही आचार्य जी हमें सिखाते हैं कि कैसे अहम को विलीन करके आत्मा की ओर ले जाना है।